Uniform circular motion. We used to say, if a particle moves on a circular path with constant angular velocity and constant linear velocity, then the motion of particle would be termed as uniform circular motion. If omega is constant and velocity is constant, हम इसे वेलोसिटी नहीं कहें, इट्स लीनियर स्पीड, इट्स स्पीड ऑफ पार्टिकल अलोंग द कर्व्ड पाथ. दिस v इज इन फैक्ट अ लीनियर स्पीड, क्योंकि वेलोसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इस जगह पर वेलोसिटी की डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली चेंज होएगी. एक कर्व्ड पाथ में, एक सर्कुलर पाथ में जब पार्टिकल मूव हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं कही जाएगी, उसकी लीनियर स्पीड कांस्टेंट कही जाएगी. दिस v इज अ लीनियर स्पीड. यदि पार्टिकल कांस्टेंट लीनियर स्पीड के साथ सर्कुलर पाथ में है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ वह सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो हम उस पार्टिकल की मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं. एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन circular motion, if velocity, angular velocity keeps on changing and linear speed is also variable. Here omega is variable with time and linear speed v is also variable with time. In that case, such a motion is termed as non-uniform circular motion. अब मैं पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में ग्राफिकली इस कंसेप्ट को समझा देता हूं. वी यूज्ड टू से फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड with time for uniform circular motion, this omega would remain a constant. टाइम के साथ बिल्कुल भी ओमेगा चेंज नहीं हो रहा है. While angular displacement with the time, it's linearly increasing. हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी इज डी थीटा बाय डी टी और डी थीटा इज ओमेगा डी टी. आई मे इंटीग्रेट इट ऑन बोथ द साइड्स. मैं इसे दोनों साइड से इंटीग्रेट कर सकता हूं. इंटीग्रल ऑफ डी थीटा इज इंटीग्रल ऑफ ओमेगा डी टी. मैं जब इंटीग्रेट करता हूं तो इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन को जरूर लिखता हूं.
इनिशियली लेट अस से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 0, जैसा कि ग्राफ में भी मैंने ले रखा है, एंड फाइनली आफ्टर टाइम t एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा फ्रॉम 0 टू t टाइम। अब ओमेगा कांस्टेंट है, इसलिए इसे इंटीग्रल साइन के बाहर लिखेंगे। ओमेगा कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रल साइन के बाहर लिखेगा, और डी थीटा का इंटीग्रल इट्स थीटा फ्रॉम 0 टू t, फ्रॉम 0 टू थीटा, एंड ओमेगा एंड इंटीग्रल ऑफ dt इज t फ्रॉम 0 टू t। डी थीटा का इंटीग्रल थीटा है, एंड दिस थीटा इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू थीटा। ओमेगा इंटीग्रल साइन के बाहर है, dt का इंटीग्रल t हुआ फ्रॉम 0 टू t। सो थीटा माइनस 0 इज इक्वल टू ओमेगा इंटू t माइनस 0, और थीटा इज इक्वल टू ओमेगा t। दिस इज फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का बढ़ता ही चला जाएगा टाइम के साथ लीनियरली। इनिशियली वह 0 है, तो वह लीनियरली इस तरह से इंक्रीज होता ही जा रहा है। ओमेगा कांस्टेंट है, लीनियर स्पीड कांस्टेंट है, वह कांस्टेंट लीनियर स्पीड के साथ में घूम रहा है। इस तरह की यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक फैन जो काफी लंबे समय से ऑन है और जो अभी आपके सर के ऊपर घूम रहा है, उस घूमते हुए फैन की इस समय जो कंडीशन है उसको आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही कहोगे। उसमें न तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है, न ही एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही है, वह इस समय कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। जब आप स्विच ऑफ करोगे तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी धीरे धीरे कम होने लगेगी और वह धीरे धीरे कम होते हुए फाइनली रुक जाएगा। यदि आपने रेगुलेटर से उसकी स्पीड बढ़ाई 2 पॉइंट से 3 पॉइंट या 4 पॉइंट पर ले गए, तो उसकी कुछ समय के लिए एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी। मगर यदि फैन लंबे समय से ऑन है तो उस फैन में किसी भी पार्टिकल का जो मोशन हो रहा है वह सर्कुलर मोशन है, और वह यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को अभी हमें बड़े डिटेल में समझना है, पर उसके पहले क्यों ना हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए भी एक बेसिक टर्मिनोलॉजी जरूर समझ लें। देखिए, हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मीन्स व्हेन एंगुलर वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग विथ टाइम। यदि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा समय के साथ चेंज होने लगे तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। एंगुलर वेलोसिटी में इंक्रीज विथ टाइम, एंगुलर वेलोसिटी में डिक्रीज विथ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, एक फैन जो रेस्ट पर है उसको आपने जैसे ही स्विच ऑन करा और वो जैसे ही घूमने लगा, घूमता हुआ वह फैन उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ने लगी। बढ़ती हुई यह एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। या ऑलरेडी एक घूमता हुआ फैन है, उसको आपने स्विच ऑफ कर दिया। स्विच ऑफ करने पर उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम होने लगी। कम होती हुई यह एंगुलर वेलोसिटी, इसी को हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फॉर सच नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वी यूज टू फाइंड एंगुलर एक्सीलरेशन। non-uniform circular motion. पार्टिकल सर्कुलर पाथ में है,
में इस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी समय के साथ चेंज हो रही है और not able to know. For such non-uniform circular motion of the particle, we used to conceptualize angular acceleration. We generally denote it by alpha and we define it as d omega by dt. d omega by dt. Angular acceleration, its rate of change of angular velocity. Its rate of change of angular velocity. Now, जिस तरह से हम लीनियर डायनामिक्स में एक्सीलरेशन डिफाइन करते हैं, पार्टिकल अपने पाथ में मूव कर रहा है और यदि उसकी लीनियर स्पीड, लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो वह यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हुआ। मगर सर्कुलर मोशन में मूव करता हुआ यह पार्टिकल यदि इसकी लीनियर स्पीड बढ़ने लगे या लीनियर स्पीड इसकी कम होने लगे तो हम कहते हैं कि उस पार्टिकल का एक्सीलरेशन हो रहा है, एंगुलर एक्सीलरेशन हो रहा है, उसका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा आर और ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर। This v is linear speed. This v is linear speed और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यह लीनियर स्पीड वेरी करेगी। We used to say dv by dt. This is rate of change of linear speed. This is rate of change of linear speed. किसी भी पार्टिकल की उसके कर्व्ड पाथ में जो लीनियर स्पीड है वह बदलेगी एंड दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर स्पीड वी डिनोटेड बाय at एंड वी कॉल इट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। हम इसे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कहते हैं। क्यों हम टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कहते हैं मैं भी समझाऊंगा। दिस इज टर्म्ड एज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। हम कहते हैं कोई सा भी पार्टिकल जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है उसके लिए कुछ ना कुछ एंगुलर एक्सीलरेशन टर्म डिफाइन करा जाएगा। क्योंकि उसका ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, उसका ओमेगा टाइम के साथ चेंज हो रहा है और टाइम के साथ जिस भी तरह से ओमेगा चेंज हो रहा है दैट वुड बी एक्सप्रेस्ड लाइक दिस डी ओमेगा बाय डी टी। वी कॉल इट रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर एक्सीलरेशन। यदि एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है तो यह एंगुलर एक्सीलरेशन पॉजिटिव होएगा। यदि एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही है तो यह एंगुलर एक्सीलरेशन नेगेटिव होएगा। यदि हमने फैन को स्विच ऑन करा तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी और जब उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी तो हम कहेंगे उसका एंगुलर एक्सीलरेशन हो रहा है, अल्फा की वैल्यू एंगुलर एक्सीलरेशन पॉजिटिव है। Let me write it. If
omega increases with time, d omega by dt would be a positive value. Alpha would be a positive value and its angular acceleration the example is when fan switched on. When fan switched on, जब फैन को ऑन कर रहे हो आप, that is angular acceleration. While if omega decreases with time, यदि ओमेगा टाइम के साथ कम होता जा रहा है, इन दैट केस दिस डी ओमेगा बाय डी टी वुड बी अ नेगेटिव वैल्यू. ये जो डी ओमेगा बाय डी टी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा वुड बी नेगेटिव वैल्यू. दिस अल्फा वुड बी अ नेगेटिव वैल्यू. और इस सिचुएशन को हम कहते हैं इट्स एंगुलर डिसीलरेशन. ये डिसीलरेशन हो रहा है, धीमा हो रहा है. It's angular deceleration. And the example is when fan switched off. When fan is switched off, this is that situation. They are non-uniform circular motion. अब non-uniform circular motion में भी दो कंडीशन बन सकती हैं. Either this alpha may be constant or this alpha may be variable. या तो यह अल्फा की वैल्यू बिल्कुल कांस्टेंट रह सकती है या फिर इस अल्फा की वैल्यू वेरी कर सकती है. मैं दोनों ही सिचुएशन को समझाता हूं. सबसे पहले इफ अल्फा इज अ कांस्टेंट, इसी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यदि अल्फा कांस्टेंट रहता है तब हम तीन इक्वेशंस बिल्कुल वैसे ही बना सकते हैं जैसे हमने मोशन इन वन डायमेंशन में बनाई थी कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए. रिकॉल करो, कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए जिस तरह से हमने मोशन इन वन डायमेंशन में तीन इक्वेशन लिखी थी. कौन कौन सी तीन इक्वेशन? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. दूसरी इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. और तीसरी इक्वेशन हमने लिखी थी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. बिल्कुल उसी तरह से हम सर्कुलर मोशन में भी कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन के लिए एनालॉगस तीन इक्वेशंस लिख सकते हैं. मैं इसी समय वहां तीनों इक्वेशन ऑब्टेन करता हूं और लिखता हूं. इफ अल्फा इज अ कांस्टेंट, यदि सर्कुलर मोशन के दौरान एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा कांस्टेंट रहता है तब अल्फा इज डी ओमेगा बाय डी टी. फ्रॉम दिस इक्वेशन आई कैन राइट डी ओमेगा इज अल्फा डी टी. मैं डी टी को ऊपर ट्रांसपोर्ट कराऊं और डी ओमेगा इज अल्फा डी टी. नाउ
I integrate it on both the sides. D omega is equal to integral of alpha dt. D omega is equal to, now alpha is a constant, integral of dt. I put the limits. Since alpha is a constant, इसलिए इंटीग्रल साइन के बाहर आ गया. At 0 time, let us say initial angular velocity is omega naught, and after some time t, the final angular velocity becomes omega. Integral of d omega is omega, from omega naught to omega, and integral of dt is t from 0 to t. मैं अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करता हूं ओमेगा, लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करता हूं ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फा, लोअर लिमिट टी, अपर लिमिट टी, लोअर लिमिट 0, एंड लाइक दिस ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फा टी, और ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन when alpha is a constant. Omega is equal to omega naught plus alpha t. This equation is exactly analogous to the first equation of motion in 1D. जो हमने मोशन इन 1D की फर्स्ट इक्वेशन लिखी थी, बिल्कुल उसके एनालॉगस है. V is equal to u plus at. V is final velocity, here omega is final angular velocity. U is initial velocity, here omega naught is initial angular velocity. A acceleration होता है, इधर अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन, T is time. अब for this equation one can always plot a graph. हम ओमेगा वर्सेस T का ग्राफ भी इधर ही बना देते हैं. For constant alpha, I can plot omega versus time either like this, or like this, or like this. There are three possible graphs for this equation. At 0 time, the angular velocity is omega naught. 0 टाइम पर यह जो एंगुलर वेलोसिटी है यह ओमेगा नॉट है. यदि अल्फा पॉजिटिव है, मतलब यदि एंगुलर एक्सीलरेशन हो रहा है, तो ओमेगा टाइम के साथ ऐसे बढ़ता ही जाएगा. यदि अल्फा नेगेटिव है, मतलब कि यदि एंगुलर डिसीलरेशन हो रहा है, तो ओमेगा टाइम के साथ इस तरह से कम होता जाएगा. और यदि अल्फा की वैल्यू 0 है, मतलब कोई एंगुलर एक्सीलरेशन भी नहीं है और कोई एंगुलर डिसीलरेशन भी नहीं है, मतलब यदि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो वहां पर ओमेगा पूरी तरह से कांस्टेंट बना रहेगा. This is the first equation that we may always apply in this situation for any body in circular motion. उसके लिए angular velocity और angular acceleration को इस तरह से relate कर सकेंगे. This is a situation of non-uniform circular motion but with constant angular acceleration. अब मैं दूसरी इक्वेशन ऑब्टेन करता हूं. पार्टिकल इस सर्कुलर घूम रहा है. अब हम एवरेज एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन करते हैं. एवरेज एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन करने के दो तरीके हैं. एवरेज एंगुलर वेलोसिटी,
एक तरीका है टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। Average angular displacement is theta upon t. Theta is total angular displacement and t is total time. Now I said this is a generalized definition which is always applicable. यह जो मैंने लिखी है यह एक जनरलाइज्ड डेफिनेशन, एक जनरलाइज हो, हमेशा अप्लाई होती है, ऑलवेज एप्लीकेबल, इट्स ऑलवेज एप्लीकेबल। ऐसा कभी होता ही नहीं है कि यह इक्वेशन आप कभी नहीं लगा सको, तो हर केस में हर सिचुएशन में लगा सकते हो। बॉडी की कैसी भी मोशन हो रही हो, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म में चाहे कांस्टेंट अल्फा हो, चाहे वेरिएबल अल्फा हो, चाहे अल्फा पॉजिटिव हो, चाहे अल्फा नेगेटिव हो, चाहे वो बीच बीच में रुक रुक के अटक अटक के चल रही हो, जिससे भी चल रही हो, ये डेफिनेशन हमेशा लगेगी। अब मैं एक स्पेशलाइज्ड डेफिनेशन बताता हूं। यह डेफिनेशन सिर्फ तभी अप्लाई होती है जब कांस्टेंट अल्फा हो। यदि कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन होएगा तभी आप इस डेफिनेशन को लिख सकोगे, एंड दैट डेफिनेशन इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस फाइनल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन 2। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, यह एक डेफिनेशन है, इट्स एप्लीकेबल ओनली इफ कांस्टेंट अल्फा, only if constant alpha or omega versus time is linear। यह जो डेफिनेशन है सिर्फ तभी अप्लाई होती है। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस फाइनल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ये डेफिनेशन हमेशा अप्लाई नहीं होती है, इसकी एक कंडीशन है, एंड दैट कंडीशन इज कि अल्फा कांस्टेंट होना चाहिए। यदि अल्फा कांस्टेंट नहीं है तो आप इस डेफिनेशन को कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते। यदि अल्फा कांस्टेंट होएगा तो ओमेगा वर्सेस टाइम लीनियर होगा ही। तो ओमेगा वर्सेस टाइम लीनियर है तो ऑटोमेटिकली अल्फा कांस्टेंट है तो ऑटोमेटिकली ओमेगा वर्सेस टाइम लीनियर, तब यह डेफिनेशन हम अप्लाई करेंगे। अब हम कहते हैं अभी जो कंडीशन हम ले रहे हैं वो अल्फा कांस्टेंट की ही ले रहे हैं। कांस्टेंट अल्फा पर यह डेफिनेशन से एंगुलर वेलोसिटी आएगी और इस डेफिनेशन से भी एंगुलर वेलोसिटी आएगी। सिंस वी आर कैलकुलेटिंग द सेम क्वांटिटी फॉर टू डिफरेंट कंसेप्ट, दैट वैल्यू, द वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी शुड कम आउट टू बी सेम। हम एवरेज एंगुलर वेलोसिटी जो इस कंसेप्ट से कैलकुलेट कर रहे हैं थीटा अपॉन टी, दैट शुड बी इक्वल टू एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेटेड बाय दिस कंसेप्ट। ये डिफर नहीं करना चाहिए, इससे सेम होना चाहिए। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज थीटा बाय टी बाय दिस कंसेप्ट, एंड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बाय दिस कंसेप्ट इज ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा बाय 2। अब नाउ व्हाट आई डू, ओमेगा नॉट तो ऐसा कैसे लिखा रहने देता हूं और ओमेगा की जगह पर मैं यह लिख देता हूं ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा की जगह पर मैंने लिख दिया ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी बाय 2। मैं टी को ऊपर ले जाता हूं, 2 ओमेगा नॉट बाय 2, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर।
and this is our second equation. यहां फर्स्ट इक्वेशन थी और यह सेकेंड इक्वेशन. It's exactly identical to that equation of motion in 1D for constant acceleration. S is equal to ut plus half at square. बिल्कुल उसके एनालॉगस है. S की जगह पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वहां S लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता था, यहां थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है. इज इक्वल टू यूटी की जगह ओमेगा नॉट टी. वहां यू इनिशियल वेलोसिटी होता था, यहां पर ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी. इज इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर होता था प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यहां हाफ अल्फा टी स्क्वायर. वहां ए एक्सीलरेशन होता था, यहां अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन. द इक्वेशन is identical or analogous. अब इसके बाद में थर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन एट कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन वह ऑब्टेन करूंगा. थर्ड इक्वेशन ऑब्टेन करने का तरीका साधारण सा है. पहली इक्वेशन को हम स्क्वायर कर देते हैं और उसमें दूसरी इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. हम इससे स्क्वायर कर देते हैं. ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी होल स्क्वायर. पहली इक्वेशन को स्क्वायर कर दिया और इसमें अब दूसरी इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. देखिए किस तरह से. ओमेगा स्क्वायर, दिस इज ए प्लस बी होल स्क्वायर. ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. मैं वही कंसेप्ट लगा रहा हूं. ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा नॉट अल्फा टी प्लस अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर. इस तरह से मैंने फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर कर दिया और ओमेगा स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही लिखा रहने देता हूं. अब मैं इधर से 2 अल्फा कॉमन निकाल लेता हूं इन दोनों टर्म से. जब मैं 2 अल्फा इधर से कॉमन निकालूंगा तो पहली टर्म में ओमेगा नॉट टी बचा हुआ दिखेगा और दूसरी टर्म में 2 है ही नहीं तो इधर मैं 1/2 लिख देता हूं. एक अल्फा बाहर चला गया और टी स्क्वायर अंदर रह गया. ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर दिस थीटा. और इस तरह से मुझे थर्ड इक्वेशन मिल गई. दिस इज द third equation of circular motion at constant angular acceleration. हम कहते हैं, अब मैं तीनों ही इक्वेशन को एक साथ लिख देता हूं. यदि कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रही है, उसका कुछ एंगुलर एक्सीलरेशन है, एंड इफ एंगुलर एक्सीलरेशन इज अ कांस्टेंट वैल्यू, देन one can always write this 3 equations. रटने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि हमें ऑलरेडी इस तरह की इक्वेशन मोशन इन 1 डायमेंशन में कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए देख रखी है, इसलिए ऑलरेडी पता है. These are the 3 equations. Now, while solving the problems, you would need to apply these 3 equations.
प्रॉब्लम में जब भी कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन दे रखा है तो आप इन तीनों इक्वेशन को जरूर अप्लाई